जय हिंद। एनडीए सीडीएस के करंट अफेयर्स देखते हैं। आज एमसीक्यूज बेस्ड करंट अफेयर है, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। रिवीजन रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। रिवीजन अब 5-6 डेज जितने भी हैं सारा रिवीजन रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये संजय क्या है? एक बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है जिसको इंट्रोड्यूस किया था जनवरी में। ये जनवरी का क्वेश्चन है, बट इसको डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अक्टूबर में इसको लॉन्च कमीशन कर दिया जाएगा, इंडियन आर्मी को दे दिया जाएगा। बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम का नाम भारत का, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, नेम द इंडिजिनियसली बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम ऑफ इंडिया इज कॉल्ड संजय। भार्गवा अस्त्रा क्या है, आप लोग मुझे बताओ। भार्गवा अस्त्रा लिख लो भाई, जो क्वेश्चन पूछूंगी साथ साथ में कर पूछूंगी। भार्गवा अस्त्रा क्या है, ठीक है। ये भी मैं करवा चुकी हूँ और ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, भारत का इंडिजिनियसली बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम क्या, उसका नाम है संजय। इंडियन आर्मी को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा टू बी ऑन अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। हम सारी डोमेस्टिक एक्सरसाइज कर चुके हैं, रिवीजन पे है, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन दे रही हूँ और जो भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। एक्सरसाइज ड्रोन परिहार कर चुके हैं, ट्रॉपेक्स कर चुके हैं, विजय परिहार कर चुके हैं, वायु शक्ति कर चुके हैं। ये चारों ही डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करती है, अलग अलग है। ये जो एक्सरसाइज ड्रोन परिहार इंडियन आर्मी, ड्रोन परिहार, ठीक है, डिफेंस की एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी कंडक्ट किया है और इंडियन आर्मी ने इसको अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट किया है। और इसका फंक्शन क्या है? ये रेडार सिस्टम, फोकसिंग सेंसर टू शूटर्स, कोऑर्डिनेट, सर्विलेंस, ये सारे काम करेगा, ठीक है। याद रखिएगा, ड्रोन परिहार एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन अरुणाचल प्रदेश। किसके लिए एम क्या है? टू टेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर टेक्टिकल ऑपरेशन, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉग्नाइजेशंस, मिशन फोकसिंग सेंसर टू शूटर्स, कोऑर्डिनेशंस, ये सारी चीजें याद रखनी है। इसका एम 3 क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, एम पूछ सकते हैं, एक्सरसाइज पूछ सकते हैं और इंडियन नेवी, इंडियन फोर्स या इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किसने की, ठीक है। और ये जो है, अब एक एक करके इनको भी देख लेते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसका तेरा काम, ये मुझे बाहर तो जाना पड़ता है। ट्रॉपेक्स इंडियन नेवी की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है। ये जो ट्रॉपेक्स है, इस साल इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी पार्टिसिपेट किया इन द एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स फॉर थ्रेट लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज। ये भी पूछ सकते हैं, ये क्या है? थ्रेट लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज, मेजर एनुअल एक्सरसाइज बाय द इंडियन नेवी फोर्सेस, by the Indian Navy, focus on the operational readiness of the Indian Navy, Army, Air Force and Coast Guard. ये भी याद रखिएगा। ये कहाँ पे कंडक्ट की? इंडियन ओशन रीजन में। कहाँ पे? इंडियन ओशन रीजन में ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज की, कंडक्ट किया गया। पश्चिम लहर, जब भी लहर कहाँ होती है? सीज में, इसका मतलब ये नेवी की एक्सरसाइज है। पश्चिम लहर जो है इंडियन नेवी कंडक्ट करता है, ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। वायु शक्ति, वायु मींस एयर, ठीक है, तो ये कौन सी होगी? एयरफोर्स एक्सरसाइज। विजय प्रहार, अब ना तो यहाँ वायु है ना तो यहाँ पे एयर वाटर है, तो विजय प्रहार, विजय जितने भी रहते हैं, विजय ऑपरेशन विजय सारा इंडियन आर्मी ही कंडक्ट करती है और ऑपरेशन विजय प्रहार जो है ये भी इंडियन आर्मी की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। याद रखिएगा, कौन सी? ऑपरेशन वायु, पीछे करना थोड़ा, सारी याद रखिएगा। विजय प्रहार, वायु शक्ति, पश्चिम लहर, ट्रॉपेक्स एंड ड्रोन परिहार, ठीक है। ये चारों ही एक्सरसाइज याद रखनी है जो इस साल आपको आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कोई बात, नेक्स्ट है, ये सारे सिस्टम्स, ये मैंने एमसीक्यूज इसलिए लाया ताकि आपको अब 5-6 दिन जो बच गए हमारे एमसीक्यूज की तरह तैयार करेंगे, ठीक है। ये सारे सिस्टम भारत के हैं, ठीक है। ये जो है
ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, इसको AIDWS कहा जाता है। ए मींस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, ठीक है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको QRSAM कहा जाता है, ये भी एयर इंटीग्रेटेड एयर, आपको ये पूछ सकते हैं ये क्या है, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड एयर रिसर्च वेपन एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, ठीक है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज, जिसको वी शॉर्ट्स कहा जाता है, ये भी इस साल लॉन्च किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स है, ठीक है। और हाई पावर लेसर बेस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और S-400 ट्रम मिसाइल सिस्टम इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया। ये ऑल 3 पार्ट्स आर इंडिजिनियसली बिल्ट बाय भारत, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। ये तीनों याद रखिएगा, अभी पीछे कर दें, ठीक है। ये तीनों ही याद रखिएगा, ठीक है। QRSAM ये भारत का एयर डिफेंस वॉर वेपन सिस्टम है। वी शॉर्ट्स या एडवांस, इसकी ये भी पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म भी आ चुकी है एक एग्जाम में, एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, हाई रेंज नहीं है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी इंडिजिनियसली है। हाई पावर लेसर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ये भी इंडिजिनियसली है। S-400 हम सब जानते हैं, ये रशिया से हमने लिया था, और S-400 आकाश का हमने ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर यूज किया था, ठीक है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए यूज किया गया। नेक्स्ट ये इसी का ही देखिए, इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम कौन कौन से है भारत के। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ऑपरेशन सिंदूर में आपने नाम सुना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का। ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल, याद रखिएगा, ये DRDO ने बनाया है, और ये एरियल टारगेट करता है अप टू द मार्क 45 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, अप टू द 45 किलोमीटर। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम कहां तक मार्क कर सकता है, 45 किलोमीटर, और इसको बनाया है DRDO में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसके अंदर आता है डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, और सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, दूसरे वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द और डिफेंस फोर्सेस होते हैं प्रेसिडेंट के पास पावर्स कम होती है, बट कोई भी बिल तब तक बिल नहीं रहेगा जब तक प्रेसिडेंट उसमें अपने असेंट नहीं देगा, तब तक कोई भी बिल नहीं होता। मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस है, एक ही बिल जो है जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है वो मनी बिल है। कौन सा है, मनी बिल। और मनी बिल 14 डेज के लिए राज्यसभा में जाता है, बट उसको राज्यसभा में ऐसे कोई ज्यादा काम नहीं होता, वापिस आ जाता है, लोकसभा से मनी बिल पास होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। मनी बिल से लास्ट ईयर भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, आया था, ठीक है। मनी बिल बड़ा इंपॉर्टेंट, कितने दिन के लिए राज्यसभा के लिए शेयर करने जाता है, 40 डेज या 15 डेज, ठीक है, याद रखिएगा। स्टेट का भी मनी बिल होता है और सेंट्रल का भी लोकसभा राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। विधान परिषद और विधान काउंसिल असेंबली जो भी है स्टेट का, ठीक है, उसमें भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन बैलिस्टिक, जब बैलिस्टिक मिसाइल होगी तो उसका मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, ब्रह्मोस की। इंडियन बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल, यहाँ पे ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल का पार्ट है। किसका है, पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल का पार्ट है। इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम ये मल्टी लेयर्ड है, इंटरसेप्ट करती है बैलिस्टिक मिसाइल को हाई एंड लो एल्टीट्यूड दोनों में ही करती है, और कंसिस्टिंग ऑफ पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल एंड एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल, ये दोनों तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। कौन कौन से हैं, आकाश इंडियन आगे भी है, ठीक है, दो है, एक है आकाश तीर भी ये भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये क्या करता है, इसका काम क्या है,
sensor, radar and communication system to provide a common real-time air picture. ये किसका काम है? आकाश 3। और जो 4 डिफेंस सिस्टम है ये अंडर डेवलपमेंट है, इसका नाम है कुशा। ठीक है, प्रोजेक्ट कुशा इंडिजिनियसली लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल। ये भी याद रखिएगा, ये सीडीएस में इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और ये हाइपर, ये अब हमने ईरान का जो अटैक देखा और इजराइल के ऊपर हाइपरसोनिक अटैक था वो, जिसको उसका इजराइल का सिस्टम, जो इजराइल का अपना सिस्टम था वो उसको सेव नहीं कर पाया इजराइल को, और इजराइल में बड़े सारे डिजास्टर देखने को मिले। अब भारत अगर कोई हाइपरसोनिक अटैक करेगा तो इंडिया हैड वेल और प्रोजेक्ट कुशा। ठीक है, और सुदर्शन चक्र फॉर ऑल इंडिया, सुदर्शन चक्र भी बनने जा रहा है, वो पूरे भारत की प्रोटेक्शन करेगा। तो कोई भी हाइपरसोनिक या उससे भी ऊपर एक्सट्रीम हाइपरसोनिक अटैक होता है, सुदर्शन चक्र प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अस। एंड प्रोजेक्ट कुशा इंडिजिनियसली है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स है। LRSAM याद रखिएगा, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। LR मींस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। It is designed to counter hypersonic threat and will fill the operation gap between India existing medium range system and the long range system as 400 kV सिस्टम से भी ऊपर ये बनाया जाएगा। ये चारों डिफेंस सिस्टम्स हैं भारत के। एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश 3, प्रोजेक्ट कुशा, और 4th आप बताइए कौन सा है? अभी बताइए। बैलिस्टिक मिसाइल कंसिस्टिंग ऑफ पृथ्वी मिसाइल। नेक्स्ट, भारत की एक क्वेश्चन मैंने दोबारा लेके आई हूँ, ये हमने कल भी किया था। ये पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है। मैंने आपको कल भी बताया था, सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो जर्मनी ने बनाई थी। सेकेंड हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो चाइना ने बनाई, भारत ने थर्ड। अब ये जो थर्ड बनाई है भारत ने, बट ये फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच है जिसका टेस्ट किया गया है चेन्नई में। कहाँ पे? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री? हेडक्वार्टर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इट इज इन चेन्नई, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे नोट में लिख के दिया है, और जो ये ट्रेन है भारत के जिंद से सोनीपत चलेगी। पहले भी जो हाइड्रोजन ट्रेन भारत में चलती है वो जिंद में ही चलती है। कहाँ चलती है? जिंद में। और दुनिया में पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनाने वाली कंट्री जर्मनी, सेकेंड चाइना, थर्ड इज इंडिया, ये भी याद रखिएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच टेस्ट की गई है चेन्नई में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भारत के 4 आगे कर ले, भारत के 4 रेलवे जोन है, 16 रेलवे जोन है, और 4 जो है सबसे बड़ा जो रेलवे जोन है वो नॉर्थ इंडिया। कौन सा है? नॉर्थ इंडिया, नॉर्दर्न रेलवे जोन सबसे बड़ा रेलवे जोन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, सदर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में है, और वेस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। इसी तरह 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, इनके भी हेडक्वार्टर, इस 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी भी भारत में ऐसे ही आती है। कौन कौन सी है? दिल्ली, मद्रास, मुंबई एंड महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। ये चारों ही कोऑर्डिनेटर भी कहलाती है। और ये चारों क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेटर्स। अगर महाराष्ट्र, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से वेस्ट बंगाल, फिर से ये सारे घूम के चारों कोऑर्डिनेटर्स बनाती है, क्वेश्चन भी आते हैं। इसी के साथ नेशनल हाईवे, सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वो NH-44 है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है, नेम द प्रीवियस नेम ऑफ एंड व्हाट इज, यहाँ इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, NH-44 इज नोन एज NH-7। ठीक है, प्रीवियसली इट वाज नोन एज NH-7। क्या कहते हैं? NH-7 था। NH-7 जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, पहले इसको NH-7 को कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहा जाता था। अब जो NH-7 है वो NH-44 हो गया।
अब इससे पहले ही ये जो था इसको जीटी रोड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जीटी रोड। जीटी रोड में ग्रैंड ट्रंक रोड एंड जीटी रोड बनाई थी शेरशाह सूरी ने। किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी बिल्ड द जीटी रोड। बट इससे पहले अगर हम एंशिएंट भारत की तरफ चला जाए तो अशोका, हम सब जानते हैं अशोका की कलिंगा के वॉर के बाद इसने धामा को प्रीच किया हर एक जगह। तो अशोका जो है यहाँ से मूव किया बिहार से कश्मीर में श्रीनगर सिटी जो है वो भी अशोका ने बनाई थी। उसके बाद अफगानिस्तान तक अशोका गया था, वहां पे भी सबसे बड़ा जो बुद्धिस्ट स्टैचू है सबसे बड़ा म्यांमार अफगानिस्तान में बनाया गया है। तालिबान ने उसको 2008-7 में उड़ा दिया था बम से, फिर से उसको बना रहे हैं तालिबान, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही पहले 2007 में उसको डिस्ट्रॉय किया और फिर से भगवान बुद्धा का स्टैचू बनाए। उससे क्या था, अगर वो नहीं उड़ाते तो उनको दुनिया का सबसे ज्यादा टूरिज्म वहां पे मिलता, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी साउथ ईस्ट एशियन देश है, साउथ ईस्ट एशियन देश है, साउथ ईस्टर्न एशियन देश है, वो सारे बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। और सारे के सारा वो जो बेल्ट था वो लॉर्ड बुद्धा को देखने के लिए, उनके लिए एक, जैसे मक्का मदीना लोग जाते हैं या अयोध्या जाते हैं या हम गोल्डन टेम्पल आते हैं, उसी तरह वो एक स्पिरिचुअल हब बन जाना था जिससे वो बड़े सारे टूरिज्म से ही पैसा कमा सकते थे। तो ये भी याद रखिए, अशोका मेन जो रीजन माना जाता है जीटी रोड का, वो अशोका ने ही बनाई थी। ओल्ड जो रोड थी वो अशोका ने बनाई थी। ये जो रोड थी ये कराची टू कन्याकुमारी थी पहले, फिर बाद में शेरशाह सूरी ने जब बनाई कराची टू कन्याकुमारी पार्टीशन हुई, कश्मीर टू कन्याकुमारी NH-44 के नाते हैं, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है भारत का। ठीक है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर कम किए हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। मेंस एशिया कप हॉकी टाइटल, मेंस एशिया कप भारत में हुआ, बिहार के राजगीर में हुआ। राजगीर जब भी आता है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल भी याद रखिएगा साथ में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हुई, दूसरी विशाली में, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे? चलो, फोर्थ कश्मीर, तीसरी आप मुझे बताओ। पाटलिपुत्रा, वेरी गुड। तीसरी पाटलिपुत्रा, याद रखिएगा। चारों बुद्धिस्ट काउंसिल याद रखनी है, हो सकता है मैथ द कूलम में आपको आ जाए। ठीक है, फर्स्ट राजगीर, दूसरी विशाली, थर्ड पाटलिपुत्रा एंड फोर्थ कश्मीर एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ दोनों ही बर्मा में ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, राजगीर में एशिया हॉकी कप खेला गया है बिहार में, और जीता किसने है? भारत ने। जीता किसने है? भारत ने। मेंस एशिया हॉकी कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत ने जीता है। अब इसके साथ एडिशनल क्वेश्चन लिखिए। लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड इज, largest hockey stadium in the world is Birsa Munda Hockey Stadium. It is in Rourkela, उड़ीसा, रोरकेला में है। ठीक है, लार्जेस्ट कैपेसिटी भी है, सीटिंग कैपेसिटी भी है, और लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम भी है। कौन सा है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। एंड बिरसा मुंडा belongs to which tribal community? Santhal. And Birsa Munda was the first freedom fighters whose portrait was hanged in the central hall of the parliament. Oldest parliament is known as संविधान भवन। ये भी याद रखिएगा। अब क्योंकि ओल्डेस्ट पार्लियामेंट वाज बिल्ड बाय ल्यूटेंट, एडवर्ड ल्यूटेंट, उसको ल्यूटेंट्स की दिल्ली भी कहा जाता है। आज भी बड़े सारे लोग जो भारत को नहीं मानते वो ल्यूटेंट्स की दिल्ली ही कहते हैं। रायसेना हिल जो भी है पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट, ये सारा किसने बनाया है? एडवर्ड ल्यूटेंट ने। 1911 में दिल्ली कैपिटल बनाई थी ब्रिटिशर्स ने। इससे पहले जो कैपिटल इन्होंने रखी थी वो बंगाल थी। 1911 में वॉइसराय क्लैम्सफोर्ड थे। कौन से? क्लैम्सफोर्ड, ये भी याद रखिएगा। 1911 बहुत बड़ा सेशन है जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, और इसी में नेशनल एंथम भी गाया गया था। पहली बार नेशनल एंथम किंग के वेलकम के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में कोलकाता सेशन में गाया। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
इसी के साथ ही है। अब ये सारे खेलो इंडिया, ये सारे डोमेस्टिक गेम्स हैं भारत के, ठीक है। एक एक करके खेलो इंडिया मैं सारा आपको बताऊंगी। पहले देख लो, विंटर खेलो इंडिया हम सब जानते हैं हमेशा ही लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में होता है, ठीक है। 2025 खेलो इंडिया हेल्ड इन लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर। वी स्टे यूटी सिक्योर द टॉप पोजीशन, ठीक है। लद्दाख ने टॉप पोजीशन ली थी। और विंटर खेलो इंडिया 2 जगह में ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक तो लद्दाख में, एक जम्मू एंड कश्मीर में। मुस्कान आ गई, एक एक करके क्वेश्चन अब देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम मेरे साथ ही याद करिए, ठीक है। 5 सिटीज में ऑर्गेनाइज किया गया, ये बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया था और न्यू दिल्ली में, ठीक है। मई में था, हो चुका है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। महाराष्ट्र ने टॉप किया था। 27 स्पोर्ट्स इसमें खेले गए थे और ई स्पोर्ट्स को पहली बार कंडक्ट किया गया था, जिसमें खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे कंडक्ट की गई, बिहार और दिल्ली में, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम दिल्ली में खेलेगी। खेलो इंडिया बीच गेम हम कर चुके हैं, दीव में खेला गया, ठीक है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल रिसेंटली डल लेक में इसका इनॉग्रेशन उमर अब्दुल्ला ने किया, ठीक है। और नहीं, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल गुवाहाटी असम, नेक्स्ट का नाम वो लग गया कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल जो कहाँ पे, हाँ वो कहाँ पे होंगे, गुवाहाटी असम में। 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ फेस्टिवल जो है ये बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया। 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ फेस्टिवल जो है बिहार में ऑर्गेनाइज किया। 4 सिटी ये सारी भी है, दिल्ली में भी। इसका मैस्कट देखिए, ठीक है। ये जो मैस्कट है ये इंपॉर्टेंट है, गजा सीमा, ठीक है। बिहार का अपना जो ऑफिशियल एनिमल है वो गज है, हाथी है। गजा सीमा जो है ऑफिशियल मैस्कट है। मैस्कट लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट थोड़ा एक मिनट पीछे करना, थोड़ी और आगे करना। ये गलत है, ये गलत लिखा है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल डल लेक कश्मीर में हुआ, चेक कर लो, ये मैंने ही लिखा है, ठीक है, ठीक है, चेक करो। अब देखो 38, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नेशनल गेम्स, ये एनडीए में बहुत बार आता है, ठीक है। 38 नेशनल गेम्स जो है उत्तराखंड में खेली गई है, डल लेक है ना। 39th नेशनल गेम कहाँ खेल जाएंगे, मेघालय में, ठीक है। चेक करना, मणिपुर की मेघालय। 39th नेशनल गेम मेघालय में, 37th नेशनल गेम गोवा में एंड 36th नेशनल गेम गुजरात में खेली गई थी, ये भी याद रखिएगा। और ये जो मैस्कट है मोली है, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। मोली इज द मैस्कट ऑफ 38 नेशनल गेम्स व्हिच वाज हेल्ड इन उत्तराखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको चारों टेबल दूंगी, मुझे इसका टेबल नहीं याद रहा। मैस्कट मेरे सबके बना दिए हैं, मैस्कट देखिए गोवा, ठीक है। मैस्कट फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट जो श्रीनगर में हुई है उसका मैस्कट क्या है, आ सकते हैं हिमालयन किंगफिशर, हिमालयन किंगफिशर का था मैस्कट। और वर्ल्ड गेम्स 12th वर्ल्ड गेम चाइना में हुई थी और उसका मैस्कट है शुबाओ जिंजाई, ठीक है, शुबाओ जिंजाई, ठीक है, ये चाइनीज में है। जो यूरोपियन गेम्स हुई है जिसको फीमेल्स ने यूएसए ने जीता है, स्पेन को रिसेंटली हराया, और इसका मैस्कट ये कहाँ पे हुई है, यूईएफए वुमेन यूरो कप कहाँ पे हुआ, स्विट्जरलैंड में। और इसका मैस्कट क्या है, सेंट बर्नार्ड पपी, नेम मैडली, क्या है, मैडली। ये भी याद रखिए, सारे आप टेबल बना लो, ठीक है, सारों का सारा टेबल बनाइए भाई। वाटर गेम, वर्ल्ड गेम्स, फिर ये है यूरो कप का मैस्कट
एंड साउथ ईस्ट एशिया का जो मैस्कट था गेम का, वो टेबल बना लो, आपको इजी टू लर्न रहे। टेबल भी आ जाएगा अभी रिवीजन में, ठीक है। फिर से 33rd साउथ एशियन गेम्स बैंकॉक और बैंकॉक और थाईलैंड में हुआ। कहाँ हुआ? बैंकॉक की ही कैपिटल है, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, और ये बैंकॉक में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका द सैंस जो है 5 एनिमल से बना है, उसी से ही ये ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट है 13 एशियन पैरा गेम्स थाईलैंड में हुई है। 13 एशियन पैरा गेम्स थाईलैंड में हुई है। नोंगजे किंग इसका क्या है? मैस्कट। खो-खो वर्ल्ड कप दोनों मेंस एंड वुमेन दोनों ही भारत ने जीता है, और इसका मैस्कट जो है तारा एंड तेजस है। क्या है? तारा एंड तेजस। खो-खो का याद रखिए, इंडिया की याद रखिए, वर्ल्ड ये पैरा एथलीट्स की याद रखिए, ये दोनों ही क्वेश्चन आने वाले। नेक्स्ट ये कॉमनवेल्थ गेम्स रहेंगी। कॉमनवेल्थ गेम से भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज की जाएंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो मैस्कट है वो यूनिकॉर्न है। क्या है? यूनिकॉर्न के नाम है फिनी। क्या है? फिनी। याद रखिए कॉमनवेल्थ इन 2025 नहीं है, 2026 है, गलती से मैंने लिखा है, ठीक है। मैस्कट इज फिनी, ठीक है। अब देखो कॉमनवेल्थ गेम्स की सीरीज में लेके आई हूँ, कहाँ पे 2026 में ग्लासगो में होगी। कहाँ पे होगी? ग्लासगो। 2030 में इंडिया में होगी, याद रखिए 2030 अहमदाबाद इंडिया में होगी। 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 2022 में हो चुकी है इंग्लैंड में, बर्मिंघम में हुई है, ठीक है। एंड 2018 ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुई है। उससे पहले 2018 से पहले 4 साल पीछे जाए, इंडोनेशिया में हुई, 2014, ठीक है। हाँ, 2014 में इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज की थी। इंडोनेशिया 2014, 2018 ऑस्ट्रेलिया, बर्मिंघम इंग्लैंड, अहमदाबाद इंडिया एंड ग्लासगो स्कॉटलैंड, ये भी याद रखिएगा। स्कॉटलैंड की कैपिटल है ग्लासगो। नेक्स्ट, अब ये कुछ मैस्कट्स है ओलंपिक्स गेम की, ठीक है। 2012 जो ओलंपिक 4 लेके आई हूँ, क्योंकि 4 जो होते हैं 4 में ही पैटर्न में क्वेश्चन आपको रहता है, ठीक है। 2012 ओलंपिक गेम लंदन में हुई थी। तब भारत ने बड़े सारे इसमें शूटिंग में, बैडमिंटन में, बॉक्सिंग में, रेसलिंग में 4 गेम्स में अवार्ड्स जीते थे। शूटिंग में आप मुझे बताओगे किसने लिया था? शूटिंग में ओलंपिक्स में अवार्ड लेके कौन आया था? गगन नारंग। बॉक्सिंग में पहला फीमेल आई थी, बॉक्सिंग में मैरी कॉम। एंड पहला बैडमिंटन भी आया यहाँ पे, सानिया नेहवाल, ठीक है। याद रखिए ब्रॉन्ज जीती थी, ठीक है। सानिया नेहवाल ब्रॉन्ज जीती थी। और बजरंग पुनिया, विजेंद्र सिंह, ये सारे वेट लिफ्टिंग में, रेसलिंग में लाए थे, ठीक है। और 2016 में कुछ खास नहीं हुआ। विनिकस इसका क्या है? विनिकस जो है मैस्कट है रियो ओलंपिक्स का। 2 ये लिए थे, एक साक्षी मलिक ने, दूसरा है पीवी सिंधु पहली भारतीय बन जाती है जो सिल्वर मेडल जीतती है और बैडमिंटन में। इससे पहले बैडमिंटन में 2012 में सानिया नेहवाल ने अवार्ड लाया था। टोक्यो 2022 टोक्यो 2022 में हुए थे ये, बट 2020 ही लिखेंगे क्योंकि कोरोना की वजह से ये 2 साल लेट हुए थे। 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स हुआ। मैरिटोवा जो है इसका मैस्कट था। इसमें भी पहली बार गोल्ड लाया जेवलिन थ्रो में, किसने? नीरज चोपड़ा ने। और मैरी कॉम भी पहली फीमेल बनी जिसने सिल्वर लाया वेट लिफ्टिंग में, और सेकंड इंडियन बनी ये जिसने वेट लिफ्टिंग में मेडल लाया। 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में, इससे पहले करना मल्लेश्वरी ला चुकी हैं मेडल, ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में। और मैरी कॉम बिकम द सेकंड इंडियन एंड द फर्स्ट इंडियन टू गेट सिल्वर इन टोक्यो ओलंपिक्स। इसमें असम की
बॉलोंग, क्या नाम है उसका, बॉलोंग उसकी कास्ट है, पहले वो भी बॉक्सिंग में लेके आई थी। मुझे देखना कौन जीत के आया था बॉक्सिंग में, मैरी कॉम नहीं है, बॉलोंग नाम है, और समर ओलंपिक्स में लाई थी। समर ओलंपिक्स में पीवी सिंधु यहाँ पे ब्रॉन्ज लाई थी, ठीक है। मैरी कॉम यहाँ पे क्या लाई थी, सिल्वर लाई थी। नीरज चोपड़ा गोल्ड लाई थी। लवलीना बोर्गन बड़ी बात बोलते हो, ये असम से है, ये पहली फ्रॉम असम से है जो मेडल लेके आई थी ओलंपिक्स में, ये भी याद रखिएगा। 3 फीमेल आई थी इस टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल, पीवी सिंधु, मैरी कॉम नहीं लाई थी, मीराबाई चानू लाई थी, और लवलीना बोर्गन लाई थी। और अमित दहिया और बजरंग पुनिया ये दोनों ही क्या लाए थे, रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल। अमित दहिया जो है सिल्वर मेडल लाए थे, ठीक है। पेरिस ओलंपिक्स में भारत ने कुछ खास तो किया नहीं। पेरिस ओलंपिक्स में आप सबके सामने है, मनु भाकर जो है कंसिक्वेंटली क्या किया, दो एक ही मैच में, कंसिक्वेंटली नहीं, एक ही मैच में 2 मेडल जीती, एक डबल एक सिंगल में, ठीक है, दोनों में ही ब्रॉन्ज लाई थी। इसके अलावा हॉकी, हाँ, नीरज चोपड़ा सिल्वर लाए थे, और हॉकी में लगातार टोक्यो ओलंपिक्स और पेरिस ओलंपिक्स दोनों में ही ब्रॉन्ज हॉकी में जीते। हॉकी के पास 13 मेडल हो गए हैं ओलंपिक्स में, 8 गोल्ड है हॉकी के पास और 1 सिल्वर है, बाकी ब्रॉन्ज है। टोटल 13 मेडल है इंडियन हॉकी के पास। भी जीता मैम हॉकी में 2028 ओलंपिक्स और जीता है, एशियन 2028 में, सॉरी हाँ 1928 में मेजर ध्यानचंद ने 8 के 8 गोल किए लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में, और ये पहला मैच था। उसके बाद बर्लिन ओलंपिक्स में 8 गोल से जीता था, 8-0, वो सबको पता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन लिख लो, उनमें से आ सकते हैं। फर्स्ट इंडियन नॉर्मन पीचर, Norman Picher was the first British Indian to participate in. Norman Picher was the first British Indian who participated in Olympics in 1900, and he got silver medal. He was athlete, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता था। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स बोलते हैं पियर द कुबर्टी, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स वाज पियर द। 1900 में इंडिया है पार्टिसिपेटेड इन ब्रिटिश इंडियन, ठीक है। नीलिमा घोष फर्स्ट फीमेल टू पार्टिसिपेट इन, नीलिमा घोष वाज द फर्स्ट फीमेल who participated Olympics game. Karna Malleshwari was the first Indian female to get medal in 2000 Olympics. KD Yadav was the first Indian to get bronze medal in Helsinki Olympics in weightlifting. ये रेसलिंग खेलते थे कि वेटलिफ्टर है, चल विक्रांत कौन है? KD यादव। KD तू बता युवराज। वेटलिफ्टर, चलो सही बताओ, ठीक है। ये बड़ी बार हम कर चुके हैं। KD यादव जो है ये वेटलिफ्टर थे, और इन्होंने पहला ओलंपिक्स मेडल लाया था भारत के लिए, ब्रॉन्ज लाया था 1956 हेलसिंकी ओलंपिक्स। कर्ना मलेश्वरी फर्स्ट फीमेल है। एंड लॉन टेनिस में फर्स्ट 1996 लियोंडर पेस won bronze medal in 1996 in London Olympics. Atlanta Olympics
लियांडर पेस अटलांटा ओलंपिक्स में लाए थे। इन 2004 एथेंस ओलंपिक्स, in 2004 is known as Athens Olympics. Rajyavardhan Singh Rathore got silver medal in shooting. He was the first Indian to get medal in shooting. Rajyavardhan Singh Rathore. हम KD है तो weightlifter रेसलिंग है, wrestler चलो रेसलर लिखो भाई। केडी यादव रेसलर है, ठीक है। मैंने तो आपको ऑप्शन दिया है। गूगल महाराज इज गुड, ठीक है। केडी यादव रेसलर, ठीक है। और कर्णा मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है, ठीक है। कर्णा मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है। राजवर्धन सिंह राठौर was the first Indian to get medal in shooting. Medal in shooting. कौन सा ओलंपिक में? हाँ, एथेंस ओलंपिक्स in 2004. In 2008 इंडिया गॉट फर्स्ट गोल्ड मेडल। चलो, इंडिया का पहला गोल्ड मेडल 2008 में आया था बीजिंग ओलंपिक्स। अभिनव बिंद्रा शूटिंग में 4 लोगों ने ओलंपिक जीते हैं, 3 मुझे पता है, एक आप बताओगे ना, ठीक है। गगन नारायण, राजवर्धन सिंह राठौर और अभिनव बिंद्रा। एक और है, वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। अभी आपका YouTube बाबा ना खोलिए, ठीक है, थोड़ी सर्च कीजिए। और 2008 में ये ओलंपिक्स मेडल आए, ठीक है, याद हो जाएंगे। ओलंपिक्स में करवा दूंगी सारा आपको कल दोबारा से, अगर प्रेजेंटेशन होगी तो इजी रहेगा, नहीं तो फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे देखो, फीफा वर्ल्ड कप 2026 कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट 20, ये सारे अकॉर्डिंग टू हैं। 2030 में मोरक्को, पोर्टुगल एंड स्पेन, 2034 में सऊदी अरेबिया एंड 2022 में कतर, ठीक है। ये सारे नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप लिखा ना पीछे का ना, हाँ, ये भी कर लो। कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट 16 सिटीज में फीफा वर्ल्ड कप होगा। फीफा जो है फर्स्ट यूरुग्वे जीता था। कौन जीता था? यूरुग्वे। और ये सदर्न अमेरिका की सबसे ज्यादा जो सिटीज है, स्टेट्स है, वो सारे उनका नेशनल गेम क्या है? फुटबॉल, ठीक है। पोर्टुगल, स्पेन का फुटबॉल नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं स्पेन का नेशनल गेम फुटबॉल है, स्पेन का बुल फाइटिंग है, ठीक है। और मेक्सिको का फुटबॉल, ठीक है। अर्जेंटीना का फुटबॉल, यूरुग्वे का फुटबॉल और इजराइल का फुटबॉल है। इजराइल का नेशनल गेम फुटबॉल, ठीक है। सिंगापुर का भी शायद फुटबॉल है, ठीक है। सिंगापुर का भी शायद फुटबॉल है, मलेशिया, सिंगापुर का। और ये जितने भी साउथ अमेरिकन देश हैं, उन सबका ज्यादातर फुटबॉल नेशनल गेम है। इंडिया का डी जोरिया है, अभी तक इंडिया का डिसाइड नहीं हुआ। अभी तक मेजर ध्यानचंद जी को आधा इंसाफ नहीं मिला, इंडिया के हॉकी को आधा इंसाफ नहीं मिला, ठीक है। 1947 में देश आजाद हुआ। इंग्लैंड के लोग भारत पे राज करते थे, उनका नेशनल गेम क्रिकेट था, तो क्रिकेट ने भारत के हॉकी को डोमिनेट कर दिया। आजादी के बाद भी हम आजाद नहीं हुए स्पोर्ट्स में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जाते जाते क्रिकेट भारत को दे दिया। क्रिकेट तो गैम्बलिंग का सबसे बड़ा काज है इंडिया में। बातें नहीं करो। क्रिकेट जो है गैम्बलिंग का सबसे बड़ा काज है भारत में। युवा को खराब करने में सबसे बड़ा हाथ गैम्बलिंग जो आती है क्रिकेट। इसीलिए न्यू लॉज लाए गए हैं पार्लियामेंट में, न्यू लॉ इंट्रोड्यूस हुए हैं ऑनलाइन गेम्स के लिए। उसमें से क्रिकेट का भी एक हिस्सा, जो ऑनलाइन गेमिंग में क्रिकेट में गैम्बलिंग की जाती है, वो भी बैन की है। इससे जो भारत का युवा बड़ा फैंटास्टिक हो गया है, बड़ा अच्छा हो गया शॉर्टकट पैसा कमाने के। सब युवा जो मैं देखती हूँ कि वो सब शेयर्स में पैसा लगाते हैं। बट क्या कभी आप सोच सकते हो कि ये ऑनेस्टी है? आप ऑनेस्टी वाला काम करो। सब युवा जो है ना पैसे के पीछे पड़ गया है। कोई बिटकॉइन में पैसा लगाता है, कोई शेयर्स में लगा रहा है। तो भारत की जनरेशन जल्दी पैसा कमाना चाहती है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम पे बहुत नुकसान होगा क्रिप्टो करेंसी का,
2030 फीफा वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी 2016 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तब से बिटकॉइन जो है 2016 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो तब से मैंने एक एनडीए का बैच पढ़ाया था। वो स्टूडेंट है मेरा एनडीए में, अब नहीं है, वो कोई और जॉब करता है। उसने 3 बार एसएसबी में, उसके लक इतनी खराब थी, उसकी 3 बार एसएसबी में लास्ट में पंगा हो जाता था, उसका बैच ही पूरे का बैच ही बाहर कर देते थे। तो वो उसके साथ ऐसा रहा। तो वो जो तब मैंने बिटकॉइन पढ़ाई थी, उसने बिटकॉइन तब देख लिया, तो तब से वो बिटकॉइन में मनी लगाता है, मुझे पता है। तो उसके बाद एसए की तैयारी करने भी आया था। तो फिर मेरा मैम मैं 2016 से बिटकॉइन में मनी लगाता हूँ। ठीक है, 2030 फीफा ये देख लो, मोरक्को, पोर्टुगल, स्पेन, 3 मैचेस इन यूरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे। ठीक है, यहाँ पे होंगे 334 सऊदी अरेबिया ने भी जीत लिया और 34 में सऊदी अरेबिया में होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रणजी आगे। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट से आता है। रणजी डोमेस्टिक ट्रॉफी है विक्रांत, रणजी डोमेस्टिक ट्रॉफी है, विदर्भा ने इस साल जीती है। ठीक है, ये हो चुकी है, 2025 का है। ठीक है, विजय हजारा, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, ईरानी कप, ये इन चारों में से क्वेश्चन रहते हैं। ईरानी कप, विजय हजारा, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी। विजय हजारा कप 2025 में कर्नाटक ने जीता है, विदर्भा को हराया है। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जो होती है दिसंबर में होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है कि सैयद मुश्ताक ट्रॉफी लास्ट ईयर में होती है, बिल्कुल एंड ऑफ द मंथ होती है, जिसकी वजह से ये इस साल भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मुंबई ने सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जीती है, रणजी ट्रॉफी विदर्भा ने जीती है और केरला को हराया है। ठीक है, सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी जीतने वाला मुंबई ही। पद्मा अवार्ड देख लो, फिर से आ रहा, बार-बार क्वेश्चन आ रहा है। 139 लोगों ने पद्मा अवार्ड पद्मश्री जीता, 7 ने पद्म विभूषण जीता, 19 जो है पद्मश्री जीता है, 19 लोगों ने पद्मश्री जीता है और 5 लोग 2024 में भारत रत्न जीते थे। 2025 में किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला। ये तीनों क्वेश्चन यहाँ रखे, बार-बार ये क्वेश्चन भी आ रहा है फिफ्थ वाला, भारत रत्न किन किन को मिला, स्नेहा बताएगी। 2024 में चल आगे कल भी क्वेश्चन, कस्तूरी ठाकुर 1, कपूरी ठाकुर 1, कपूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव 2, लाल बहादुर शास्त्री was not included in 2024. He was the first Indian who got भारत रत्न आफ्टर पोस्टमसली। और लाल कृष्ण अडवाणी 3, चौधरी चरण सिंह 4, 5वां बोलो जो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। 5 लिख लो, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 2018 के बाद भारत रत्न 2024 में दिया गया है। ठीक है, पहले सबको ही मिल जाता था जल्दी जल्दी, अब नहीं देते। ठीक है, याद रखिएगा। अब पद्मश्री बड़े अच्छे अवार्ड देते हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोगों को पद्मश्री दिया जाता है। देखो, कस्तूरी ठाकुर जननायक कहते हैं इनको, जननायक, ही इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, हु इज नोन एज जननायक। एक देखो, लोकी तिवारी किसको कहते हैं, क्वेश्चन भी आता है, हु इज नोन एज लोकी तिवारी। गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख इज नोन एज लोकी तिवारी। ये ट्विस्ट हो रहे क्वेश्चन, ये इनका पेन नेम है, ओरिजिनल नेम नहीं है, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोकी तिवारी कहा जाता है। ठीक है, जननायक किसको कहा जाता है, कस्तूरी ठाकुर को। और लोकनायक किसको कहा जाता है, जेपी नारायण, जेपी नारायण। लोकमान्य किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक। ये कॉमन एक जैसे नाम है, बड़े सारे बच्चे का। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जननायक कपूरी ठाकुर, लोकनायक जेपी नारायण और लोकी तिवारी गोपाल हरि देशमुख। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, लाल कृष्ण अडवाणी
He is from BJP and the former deputy and the former Home Minister of India. Home Minister of India. थर्ड लिखिए MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन ने लाया था। वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। MS स्वामीनाथन सेंटर कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा रहा है? एग्रीकल्चर सेंटर। करंट अफेयर का क्वेश्चन है इस बार का। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र पहली स्टेट बनी है भारत की, यहाँ पे MS स्वामीनाथन को ऑनर दिया जा रहा है। ठीक है, और एक कितने हो गए? PV नरसिम्हा राव, देखो PV नरसिम्हा राव। He was the Prime Minister in 1992. He implemented Panchayati Raj in India. Decentralization जो भारत में हुई, ठीक है। थर्ड, इंडिया में 3 टायर सिस्टम्स हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज डील्स विद द 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डील्स विद द 74th अमेंडमेंट। There are 12 schedule in the Indian Constitution. 11 schedule and the 12 schedule deal with the Panchayati Raj and municipal corporation respectively. Here we are. Schedule 10 deals with the anti-defection laws and Article 56 deals with the anti-defection laws. नहीं, sorry, and Article 52 deals with the anti-defection laws. ठीक है, and first implement on which schedule? 9th schedule is with the first amendment. First amendment, 9th schedule is with the first amendment, and 8th schedule is with the languages. There are 22 official languages in India. ठीक है, and all awards, साहित्य अकादमी अवार्ड, जनपीठ अवार्ड 22 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। ठीक है, 7 schedule deals with the state center relation. State center relation 7 याद में 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और 3, 4, 5 जो है J&K रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के लिए 1919 जो है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट। इसमें स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ये सारा स्टेट्स। सेकंड में ओथ, सैलरीज हैं, ओथ्स हैं प्रेसिडेंट की। थर्ड और फोर्थ जो है ये इससे डील करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देयर आर 12 schedules in our constitution. 11th and 12th schedule deals with the Panchayati Raj municipal corporation. 73rd amendment deals with the Panchayati Raj. 74th amendment deals with the municipal corporation. फर्स्ट स्टेट जो भारत की जिसने इम्प्लीमेंट किया पंचायती राज, राजस्थान। कौन सी थी? राजस्थान। ये भी याद रखिएगा। तो हो गए 500 ये PV। कौन कौन सा रह गया? कौन कौन से लिखवाए? MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा, कपूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऑन द बर्थ एंड मर्सी ऑफ चौधरी चरण सिंह, किसान डे, फार्मर डे is observed. National Farmer Day is observed. National Farmer Day is observed. किसान दिवस या किसान दिवस is observed on 23rd December. 23rd December. And he was the only Prime Minister of India who never attended any session of Indian Parliament. He was, अभी क्या? He was, ये पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने कोई भी पार्लियामेंट सेशन नहीं देखा। इससे पहले ही रिजाइन कर दिया था चौधरी चरण सिंह। और इन्होंने ना लोकसभा सेशन देखा ना राज्यसभा सेशन, कोई भी पार्लियामेंट सेशन इन्होंने नहीं देखा। ये याद किया।
और मोरारजी देसाई वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू गॉट पाकिस्तान हाईएस्ट। इनके ऊपर बहुत कॉन्स्पिरेसी है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। ये हो गया ये सारे। और फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न सी, देखो सीवी रमन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड सी राजागोपालाचार्य। एफकेट में क्वेश्चन आया था, द फादर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट जीवी मालवणकर। ठीक है, जीवी मालवणकर वाज द फादर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ही वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? जीवी मालवणकर। 50 स्पीकर है मीरा कुमार, 16 स्पीकर है सुमित्रा महाजन, 17 ओम बिरला, 18 भी ओम बिरला। आगे अच्छा 300 लोकसभा में 542 सीट्स है, 545 होती है बट चलती 542 है। राज्यसभा में कितनी है? 252। राज्यसभा में कितनी है? 252। राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। कितने लोगों को? 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। पहले लोकसभा में एंग्लो इंडियंस होते थे, अब 2 एंग्लो इंडियंस नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। स्पीकर जो है हेड ऑफ द लोकसभा स्पीकर होते हैं, हेड ऑफ द राज्यसभा जो होते हैं चेयरमैन कहलाते हैं, और वो एक्स ऑफिशियो या वाइस चेयरमैन ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं। उनकी सैलरी एक ही होती है, अलग नहीं होती है। वाइस चेयरमैन और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सैलरी 2 बार नहीं दी जाती, एक ही सैलरी होती है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ये रिजाइन करते हैं प्रेसिडेंट को, किसको? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट रिजाइन किसको करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंडियन ओरिजिन से आती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन म्यूजिशियन अवार्ड राजा कुमारी। ये अनुष्का शंकर ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड जीती हैं। ए.आर. रहमान भी ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं, और जाकिर हुसैन भी ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। बट ये अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स भी राजा कुमारी ने जीता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 45 टीचर्स को इस साल सम्मानित किया गया है नेशनल टीचर डे पे। जेएनके के टीचर की कंट्रोवर्सी है, देखते क्या होता है। आगे चलो, जेएनके में कुछ ना कुछ लगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पद्म विभूषण, इनको फादर ऑफ पेंटियम चिप कहा जाता है, विनोद धाम। ठीक है, भारत में दुनिया में सबसे पहले चिप को इंट्रोड्यूस विनोद धाम ने किया था। ठीक है, सत्य नडेला ये सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, सुंदर पिचाई गूगल के, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर। ये फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर भी है, फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर भी है। बट विद एडिशनल चार्ज इंदिरा गांधी बिकम द फर्स्ट एंड फीमेल डिफेंस एज वेल एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बेस्ट कंज्यूमर बैंक का ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने अवार्ड दिया एसबीआई को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब पंजाब नेशनल बैंक के ओनर लाला लाजपत राय थे। बैंक ऑफ बड़ौदा रहना, कनारा बैंक भी रहना। ठीक है, आरबीआई जो है इनका टैगलाइन, ये एग्जाम खत्म हो जाएंगे फिर मैं आपको टैगलाइन सारे बैंक्स की करवाऊंगी, कौन कौन से बैंक की कौन कौन सी टैगलाइन है वो भी करना है। ठीक है, हो सकता है आपको आ जाए सर, कल देखूंगी करवा दूंगी। ठीक है, 5 की इम्पोर्टेंट। ठीक है, और एसबीआई का भी हेडक्वार्टर, आरबीआई का भी मुंबई। लाला लाजपत राय याद रखिएगा, इनको लॉयन ऑफ पंजाब का कहते हैं। लॉयन ऑफ महाराष्ट्र या मराठा लॉयन ऑफ बंगाल विपिन पाल। इसको विपिन पाल। अरबिंदो घोष जो है उन्होंने विपिन पाल का जो न्यूज़पेपर था वंदे मातरम, उनको आगे पब्लिश उनको दे दिया। विपिन पाल बहुत ओल्ड हो चुके थे, फिर अरबिंदो घोष ने उनके न्यूज़पेपर को दिया। हाँ ठीक है, ये भी याद रखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साइमन गो बैक स्लोगन भी लाला लाजपत राय ने ही दिया। इनके शहीद होने का बदला जो है वो भगत सिंह ने लिया। उसी भी 22 चोरी इंसिडेंट्स हुआ, ये भी याद रखिएगा, जिसमें 22 लोगों को ब्लेस किया गया। नेक्स्ट, अब ये भाई कर लो इस बार, मुझे लग रहा है क्योंकि बहुत सारे अवार्ड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये प्राइम मिनिस्टर को
ये मैंने कल आपको की द सिटी ऑफ ब्यूनोस एयर्स अर्जेंटीना का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, ये सारी अवार्ड्स है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया। नाम्बिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उसको ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशन विक्टिया मिराबिलिस कहा जाता है। ब्राजील का नेशनल ऑर्डर द सदर्न क्रॉस, द ऑर्डर रिपब्लिका ट्रिनिटी एंड टोबैगो, गाना का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार्स ऑफ गाना, साइप्रस का ऑर्डर ऑफ मैक्रॉयस थर्ड, and Sri Lanka Mitra Vibhushan is the highest civilian award of the Sri Lanka, and Mauritius Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean। ये highest civilian award है इस हर एक देश के, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर को दे दिए गए है। नेक्स्ट, तीसरी जो कीवर्ड प्रेजेंटेशन है, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस साल बुकर प्रिंटर प्राइज, पेन बुकर प्रिंटर प्राइज भारत में अभी तक सिर्फ एक ही पर्सन को दिया गया है, अरुंधति रॉय को, याद रखिएगा। और ये जो बुक पेन प्रिंटर प्राइज इस साल जीता है लीला अबू लीला ने। किसने? लीला अबू लीला ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलो, मैं आगे दिखाती हूँ। प्राइजेस है, अरुंधति रॉय द ओनली इंडियन टू हैव वॉन द पेन बुकर प्राइज रिसीविंग द ऑनर इन 2024। अब ये यहाँ पे देखो, बुकर प्राइज विनर एक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, दोनों में अंतर है। ये क्या है? बुकर प्राइज। बुकर प्राइज सबसे पहले वीएस नाइपाल फर्स्ट इंडियन टू गेट बुकर प्राइज फॉर हिज बुक फ्री स्टेट नॉवल, ठीक है। सलमान राशिद, ये इंडियन ओरिजिन से हैं, ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन से हैं जिनको मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए सम्मानित किया। अरुंधति रॉय फर्स्ट फीमेल टू गेट द बुकर प्राइज and first gods are small things। किरण देसाई इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में मिला, एंड अरविंद अधिगा इनको 2008 में व्हाइट टाइगर के लिए दिया गया। इसके आगे जो है एक गीतांजलि श्री है, मुस्कान आगे गीतांजलि श्री है, और दूसरी है बानू मुश्ताक, ठीक है। गीतांजलि श्री को इन दोनों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज फिक्शनल नॉवेल्स के लिए दिया जाता है, ट्रांसलेशन की जाती है। ये ट्रांसलेट किया गया बुकर प्राइज गीतांजलि श्री का। ये क्वेश्चन हर हाल में आएगा। जब गीतांजलि श्री का क्वेश्चन था हर एक एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन रहा था गीतांजलि श्री का। बानू मुश्ताक का भी रहने के उतने ही चांसेस है जितने गीतांजलि श्री के। बानू मुश्ताक पहली केरल की फीमेल है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, सेकंड भारतीय है, फर्स्ट गीतांजलि श्री है, और उनके बुक का नाम है हार्ट लैम्प। और दीपा विशिष्ट जो है उन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। इनका डॉर्सी डेजी रॉकवेल ने किया था। किसने? डेजी रॉकवेल ने। ये भी याद रखिएगा। USISPF मींस यूनाइटेड, ये मैं करवा चुकी हूँ क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर्म्स। ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है कुमार मंगलम बिरला, चेयरमैन था बिरला को दिया, ग्रुप्स को दिया गया। उसका नाम लिखो। आप देखो, जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड वी नारायणा, ये फॉर्मर इसरो के चेयरमैन नहीं, करंट चेयरमैन है वी नारायणा, ठीक है, इनको दिया गया। इनको वी नारायणा को जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूएन पॉपुलेशन अवार्ड कलबी वर्षा देश पांडे। इंडियन एनिमेटेड फिल्म जिसका नाम है देसी ऑन, इसको अवार्ड मिला है एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में। ये जून जुलाई की करंट अफेयर है, ठीक है। ये सारे आज जितने भी किए हैं ज्यादातर जून जुलाई के करंट अफेयर्स है। इंडियन फेस्टिवल मेलबोर्न में हुआ, इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न में हुआ। इसमें नीरज गायवान इनको बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड से सम्मानित की गई। इनकी फिल्म को बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर को फिल्म नीरज गायवान फिल्म होम बॉन्ड, फिल्म का नाम है होम बॉन्ड, मूवी का नाम है होम बॉन्ड, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच डे सेलिब्रेटेड फॉर्मेशन डे। तेलंगाना जो है 2 जून को फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सबके लिए लेके आई हूँ। मुस्कान नेक्स्ट मुस्कान बोल रही हूँ, ठीक है, वहां से करती हूँ। अब ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। जनवरी 21 को फॉर्मेशन डे किसका है? करो मेरे साथ।
CGL, CHSL में ये एग्जाम में आते क्वेश्चन, ठीक है। आपको भी आ सकता है क्योंकि बड़ी देर से ये क्वेश्चन नहीं आया। जो बड़ी देर से नहीं आता मैं एडिशन करती हूँ, ठीक है। जनवरी 21 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। जनवरी 25 हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन डे है। जनवरी 20 अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का। जनवरी 30 राजस्थान का। आप तो सर ने वहां पे ज्ञान में सारे हैं, बट आपको मैं यहाँ पे दिख रही हूँ। फेब 20 अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। मार्च 30 राजस्थान। 15 में कोई फॉर्मेशन डे नहीं है, बट स्टेट है हिमाचल प्रदेश। आप देखो जनवरी 25 फॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश डे कब सेलिब्रेट करते हैं? जनवरी 25, बट फॉर्मेशन फाउंडिंग कब हुई हिमाचल प्रदेश? ऑन अप्रैल 15, which later became full state on January 25, 1971, जब शिमला एग्रीमेंट हुआ। उसके मई 1 जो है महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा। महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा भी लिखिए। जून 2 तेलंगाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21 को भी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेशन नहीं होता हुआ, बट असम स्टेट बनाएगी। और जनवरी 26 को असम जो है एज अ स्टेट फॉर्मेशन डे डिक्लेयर किया गया। इसी तरह आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड कर्नाटका, और इनका जो फॉर्मेशन डे है वो है नवंबर 1। आंध्र प्रदेश का नवंबर 1, केरला का भी नवंबर 1। नवंबर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन सब का नवंबर 1 फर्स्ट है। सॉरी, दिसंबर 1 नागालैंड एंड 15 को भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट फॉर्मेशन डे। द डेट of the December 15 to mark the creation of Jharkhand state from Bihar। अब मैंने दो नहीं लिखे हैं, जान लीजिए। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ आगे नहीं है। तेलंगाना, आप मुझे बताओगे फॉर्मेशन डे कब है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और हैदराबाद। आंध्र प्रदेश पहले एक स्टेट थी, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद कैपिटल थी। आंध्र प्रदेश के दो पार्ट्स किए गए, उन दोनों के फॉर्मेशन डे कौन से है। और दूसरी मैंने उत्तर प्रदेश ने लिखी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक ही हुआ करते थे, अब उत्तराखंड अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है। इन दोनों का फॉर्मेशन डे कल मैं पूछूंगी, ठीक है। आप बोलोगे मैम तो रोज बोलती है पूछूंगी, ये कल करेंगे क्वेश्चन, अभी बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इतने बचा लो। थैंक यू, जय हिंद, वंदे